मोहतरम नाजरीन और आदरणीय दर्शकगण, आज से तकरीबन 2 अरब साल पेशतर आग के गोले सूरज से कुछ हिस्से कट कट के मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट या ग्रह बने। उन्हीं ग्रहों में ज़मीन भी एक है। ज़मीन पहले गैस की शक्ल में थी, फिर रकीक यानी बहने वाली शक्ल में आई और रफ्ता रफ्ता ठोस शक्ल इख्तियार कर गई। जब ज़मीन ठोस शक्ल इख्तियार कर गई तो वहाँ पर आतशफ़शां पहाड़ फूट रहे थे। ज़मीन के नीचे की पिघली चट्टानें, पिघले पत्थर वो ऊपर सतह ज़मीन पर आ रहे थे, जो क्रस्ट कहलाते हैं। और इस तरह से ये ज़मीन बन गई। वहाँ पर बेजान पत्थर मुद्दतों तक, बल्कि आप समझिए कि 1 अरब 50 करोड़ साल तक ज़मीन की जीनत थी। इसके बाद मौजन हुआ समुंदर, वो भी उबलते पानी का। उसमें कीमियाई रद्दोबदल से, अमीनो एसिड वगैरह की वजह से एस्ट्रोमेटोलाइट पैदा हुए, ऑक्सीजन आम हुई। इसके बाद एक सेलुलर यानी यूनिसेलुलर, एक खलिए के जानवर से विकास की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो मल्टी सेलुलर एनिमल बदले और आखिरकार जी शऊर इंसान, अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा हुआ और सनती इनकलाब लाया ताकि ज़िंदगी आसानी और सुकून से गुजर सके। लेकिन क्या हुआ कि जहाँ एक तरफ तो बेशक इंसानी सुकून से तो गुजरने की तरकीब काम आई, लेकिन उसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ी, क्योंकि क़ुव्वत, ताकत या एनर्जी ये ज़रूरी हुई सनतों के लिए। तो जहाँ एक तरफ तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो पेट्रोल, कोयला, गैस, इसकी खोज शुरू हुई और ख़ास तौर से पेट्रोल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया और उसका अन्वेषण या हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एक मुश्किल मेहनत वाला काम है और ये एक साइंस का जुआ भी माना जाता है, क्योंकि बहुत कोशिश स्टडी करने के बाद भी अगर वेल ड्रिल किए जाएं तो 8-9 वेल खोदे जाने पर एक ही आदमी मिलता है, लेकिन बेशक फिर वो काफ़ी होता है और पैसा वसूल हो जाता है। ये सब बताने का मतलब ये है कि हमें चाहिए कि स्टडी, जियोलॉजी की स्टडी पर भी ध्यान दें और परतदार चट्टानों को ढूंढें और जनरल पब्लिक भी देखे कि परतदार चट्टानें उसके लिहाज से कहाँ कहाँ हैं, या कहीं गैस की खुशबू महसूस हो तो वो बता सके जनरल पब्लिक को या जियोलॉजिस्ट को या साइंसदानों को। तो अब ये हुआ कि आतशी चट्टान, परतदार चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान जियोलॉजिस्ट या साइंसदानों ने खोज निकाली। इसमें परतदार चट्टान काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इसी में पेट्रोल के ज़खायर हैं। अब जब परतदार चट्टान बनती है तो 2 किस्म के माहौल में बनती है। एक तो ताज़ा पानी के माहौल में, दूसरे समुद्री पानी के माहौल में। जो समुद्री पानी के माहौल की चट्टान है वही पेट्रोल के लिए कारआमद साबित होती है, क्योंकि एक थ्योरी के लिहाज से शैलो वाटर कंडीशन में ही तेल की, ऑयल की यानी पेट्रोलियम की उत्पत्ति हुई। इसके लिए खोज के लिए जहाँ तरह तरह के टूल विश्व में प्रचलित हुए, वही माइक्रोपैलेंटोलॉजी उनमें एक टूल करार पाया। माइक्रोपैलेंटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ माइक्रोफॉसिल। उसके बाद अगर फॉसिल मिल गए उनकी बेसिस पर शुरू हुआ, वो नहीं मिले तो पैलिनोलॉजिकल स्टडीज़ उसकी बेसिस पर शुरू हुआ। अगर पैलिनोलॉजी से भी काम नहीं चला तो अब तीसरे किस्म की स्टडी हुई पेलियो इकनोलॉजी। ये पेलियो इकनोलॉजी क्या होता है?
ये एक अलग ब्रांच है जियोलॉजी की। इसमें ट्रेस फॉसिल की स्टडी होती है। ट्रेस फॉसिल दरअसल खाके हैं, निशानात हैं उन जानवरों के जो उस फर्श समुंदर पर रहते थे या उस जगह रहते थे और अपने मुनासिब इन्वायरमेंट और माहौल के तहत अपना मकान बनाते थे, रहने के लिए भी, शिकार के लिए भी और बचाव के लिए भी। ये मकान तरह तरह के, शाखदार, गोल, कम गोल, यू शेप, डेंड्रिटिक पैटर्न, यानी कम्प्लेक्स टाइप के तरह तरह के होते थे। और एक बल्कि बड़ौदा में जब जल्जला आया था तो वहाँ पर ये जो अपना वहाँ खाड़ी है वहाँ पर देखा गया कि एक केकड़ा बड़ी जल्दी जल्दी बना के पैनिक स्ट्रक्चर कहलाता है ताकि वो उसमें दुबक जाए। तो इन सब तरह तरह के शक्लों की स्टडी, खाके की स्टडी ट्रेस फॉसिल की स्टडी कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूछें, आम लोग पूछेंगे भाई कैसे हम पहचाने चट्टानों में ट्रेस फॉसिल कैसा होता है, हम कहेंगे पहले आप ज़मीन पर देखिए। ज़मीन पर क्या देखेंगे कि गोल गोल दाने दाने से बागों में या खेतों में मिलते हैं। इससे साबित होता है कि वहाँ कहीं केचुआ है, यानी नम ज़मीन है, चिकनी मिट्टी है, उसमें रहता है, सुराख बना के ज़मीन नीचे चला गया और उसने ये गोल गोल मट्टी के गोलियां पैदा कर दी। आदमी निशान से पहचान गया, यही ट्रेस फॉसिल हो गया। इसी तरह से दीमक सब लोग देखते हैं कि बहुत आम है। ये लकड़ी के दरवाज़ों पर तो लगती है, जहाँ ज़रा नमी पाई और दीमक लगी, तो दीमक की एक मट्टी की बनी हुई एक लाइन सी होती है, शाखदार भी हो सकती है, एक सीधी सच्ची भी हो सकती है, सीधी लाइन दीवार पर भी देखी गई है, दीमकों की बॉम्बी, उसके टीले, ये सब देख के आप पहचान लेंगे कि यहाँ दीमक रहती है। और इसका माहौल कम से कम ये तो तय हो गया कि नमी वाला है। इसी तरह से ये ट्रेस फॉसिल करार पाया। या और अगर आप आदमियों की शक्ल की मिसाल चाहें तो झोपड़ी में रहता है तो गरीब आदमी, महलों में अच्छे मकानों में रहता है तो अमीर आदमी। तो इसी तरह से आदमी जिस तरह से अपनी ज़रूरत के तहत मकान बनाता है जो उसका असल में ट्रेस फॉसिल है। इसी तरह से अभी मैंने बताया कि यू शेप की ट्रेस फॉसिल इसको लिथास नाम का एक जानवर बनाता है जो उसमें रहता है, और वो इकट्ठा करने के लिए, अपना खाना इकट्ठा करने के लिए बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि चूंटियाँ पत्तियों की कतरनें अपने बिल में ले आती हैं ताकि उस पर वो तरह तरह के कीटाणु उपजा सकें, फफूंदी उगा सकें। और वो उनका बिल जो होता है, चूंटी का बिल, सब लोग पहचानते हैं कि ये चूंटे का बिल है कि चूंटी का बिल है, क्योंकि अलग अलग शक्लों के होते हैं। इसी तरह से जैसे चूंटियाँ अपने बिलों में पत्ती की कतरनें इकट्ठा करके वहाँ पर फफूंदी उगाती हैं, इसी तरह से यू शेप का बिल जो हमारे स्कोलिथास जानवर पैदा करते हैं, वो उस ट्रेस फॉसिल का नाम ही स्कोलिथास कर दिया गया है। ऐसे ही कॉन्ड्राइटिस होता है, वो तरह तरह की डेंड्रिटिक पैटर्न का होता है, थोड़ा ब्लैकिश कलर लिए होता है। अब क्या है कि पहचाना कैसे जाए कि ये चट्टान में ट्रेस फॉसिल है। असल में जैसे चट्टान काली टाइप की है, ब्लैक है, तो उसके अंदर उसके कलर से थोड़ा सा हट के, यानी हल्का काला, उस रंग की चट्टान होगी। अगर कोई सफ़ेद या पीले या इस टाइप की चट्टान है या भूरी चट्टान है तो उसमें थोड़ा सा मटमैले कलर का ट्रेस फॉसिल, या भूरी है तो हल्का ब्लैकिश कलर का ट्रेस फॉसिल पता चलेगा। और इसी तरह से जो चट्टानों का टेक्सचर होता है, यानी वो महीन है कि मोटा है, कैसा है, क्योंकि जैसे महीन रवेदार चट्टानें हैं तो अगर ट्रेस फॉसिल बनेगा या तो मुनासिब समझेगा उस ज़मीन में, तो अपने को अलग दिखाने के लिए थोड़ा मोटा रवेदार
वो सामान चुनेगा, और अगर महीन में है तो वो और महीन इस्तेमाल करेगा। नतीजा ये है कि अपने म्यूकस से, चिपचिपे पदार्थ से वो ये सब बोर या बरोज या सुराख बनाते हैं। अब आप सोचेंगे चिपचिपे पदार्थ से कैसे? यूँ समझिए जैसे मकड़ी जाला बुनती है, उसके मुंह से लुआब निकलता है, उसने जाला बना दिया। इसी तरह से ये जो ट्रेस फॉसिल्स के अंदर जो जानवर अपने घर बनाते हैं वो भी म्यूकस का इस्तेमाल करते हैं। अब जनाब, म्यूकस के इस्तेमाल करने से ये हुआ कि जो ये सॉफ्ट रॉक है वो सख्त राख में बदल सकती है, यानी जो रवेदार चट्टानें पेट्रोल के रिजर्वायर का काम करती हैं, वो पेट्रोल के रिजर्वायर इन ट्रेस फॉसिल की वजह से बर्बाद भी हो सकता है। या कुछ सेडिमेंट ईटर ट्रेस फॉसिल्स होते हैं। सेडिमेंट ईटर का मतलब रसूबात खोर, रसूबात यानी गाद खोर, गाद जैसे मिट्टी ये कुछ जानवर खाते हैं, उससे जो वो बनाएंगे अपना बरो, वो उससे ये होगा कि जो महीन महीन चट्टाने हैं उसमें से मिट्टी निकल, उसमें से उन्होंने रवे ले लिए, तो वहाँ पर काफ़ी स्पेस पैदा हो जाता है। तो वो जगह जब बड़े बड़े काफ़ी स्पेस पैदा हो गए तो वही मुनासिब चट्टान हो गई पेट्रोल को इकट्ठा करने के लिए, भंडारण के लिए, यानी रिजर्वायर रॉक। ज़्यादातर कोर्स ग्रेन्ड जो सैंड स्टोन हैं वो रिजर्वायर रॉक होते हैं, लेकिन अगर क्ले स्टोन या शेल जो बेशक रिजर्वायर रॉक नहीं होते, ये या तो किचन के तौर पर होता है, यानी इसी में पेट्रोल बनता है। तो इसकी अगर पोरोसिटी बढ़ाना है, मसाम या छेद पैदा करना है, तो उसमें ट्रेस फॉसिल ही कारआमद है। तो ये जो रसूब और या सेडिमेंट ईटर फॉसिल्स हैं, वो उनका जो फाइन ग्रेन्ड रवा है खा के उसमें जगह जगह मसाम पैदा कर देते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र, यानी इतने छोटे जो आँख से भी नज़र ना आए। तो अब ये पैदा हो गए तो उससे रिजर्वायर बढ़ गया। अब यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि अगर आपने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे पैर के निशानात हैं, ट्रेल, ये कैम्ब्रियन एज में जो ट्राइलोबाइट्स थे जो अब मफकूद हो गए, ख़त्म हो गए, नस्ल ख़त्म हो गई, वो अपनी ज़िंदगी में उस नर्म फर्श समुंदर पर चले। नतीजा ये हुआ कि वहाँ उनकी ट्रेल हो गई जो 22 करोड़ साल पुरानी अंदाज़ा की गई। एक तो ये पता चला, दूसरे इससे ये भी पता चला कि उसमें नरम माहौल था और नमी थी, ट्रेल बन गई। अब इसी तरह से तरह तरह के फॉसिल्स, जैसे थैलीसिनोइडिस है, ये शाखदार होता है। शाखदार होने से क्या हुआ कि आसानी से पहचान में आता है कि इसमें बीच में तो मोटी सी नोड होती है, वहाँ से शाखें निकलती हैं, आसानी हो जाती है। ये थैलीसिनोइडिस है। इससे पता चल गया कि ये जो परतदार चट्टान में मिला, यहाँ पर ये समुंदर था। इसी तरह से इसको लिथास देखा, पता चला कि यहाँ पर ये शैलो वाटर था। या कॉन्ड्राइटिस मिला, ब्लैकिश कलर लिए, पता चला यहाँ ब्लैकिश वाटर कंडीशन था। कहने का मतलब ये है कि चूँकि ये 50 करोड़ से 20 करोड़ साल की मुद्दत में, यानी क्वार्टरनरी से कैम्ब्रियन तक मिलते हैं, बल्कि अर्ली कैम्ब्रियन में भी रीढ़ की हड्डी के वो जानवर जिन्होंने ट्रेस फॉसिल बनाए उनकी रिपोर्टिंग हुई है, और अब इनकी स्टडी की गई। इससे परतदार चट्टानों की उम्र मालूम हुई, इसी से उनका माहौल मालूम हुआ। यही पेलियो इक्नोलॉजी है। अब जनाब आली,
अब आपने पैलियोन्टोलॉजी की भी स्टडी कर ली। अगर करीब के ही एरिया में कहीं पैलियोन्टोलॉजिकल स्टडी हुई है और यहाँ की चट्टान वहाँ की चट्टान यानी सेडिमेंटोलॉजी सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चट्टानें एक तो ज़रूर हैं, लेकिन वो पैलियो ट्रेस फॉसिल के लिए मुनासिब नहीं था। जानवरों ने वहाँ बोरिंग नहीं की और ये जगह जो है जानवरों के लिए मुनासिब थी। बॉडी फॉसिल वहाँ मिलेंगे आपको तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या बॉडी फॉसिल नहीं मिलेंगे, उनके घर मिलेंगे, लेकिन एक अंदाज़ा लग जाएगा। इसी तरह से कहीं ये दोनों चीज़ नहीं मिली, तीसरी पैलियोन्टोलॉजी है, और ये दोनों अगर कुछ नहीं मिला तो सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडी होती है। आपको बताना मकसद ये है कि ये ट्रेस फॉसिल्स ये एक पुल हैं सेडिमेंटोलॉजी और पैलियोन्टोलॉजी के बीच में, ताकि किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी स्टडी से हमें मालूम हो जाए कि ये परतदार चट्टानें समुद्री माहौल में बनी हैं और शैलो मैराइन कंडीशन में बनी हैं। उसके लिए मूंगे की चट्टान जैसे दोसा उलाइट गोल्डन कलर की होती है, उसमें उलिटिक ये लाइमस्टोन होता है। उलाइट जब निकल जाते हैं गोल गोल उनके अंदर से, तो उसके अंदर मसामात हो गए, छेद एक तरह से बन गए और वो रिजर्वायर रॉक में बदल गया। तो सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडी से पता चलता है कि उलिटिक सैंडस्टोन, उलिटिक लाइमस्टोन, उलिटिक शेल, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से ऐसा हो कि कोर्स ग्रेन्ड सैंडस्टोन मिले, या दरारें मिल जाएं, या जॉइंट्स मिल जाए, या क्रैक्स मिल जाए, ताकि उसमें तेल जमा हो सके। यहाँ तक कि कैम्बे शेल जो सोर्स रॉक है वहाँ भी दरारें मिलने पर, जो ट्रेस फॉसिल की वजह से भी हो सकती हैं और ओरोजेनिक मूवमेंट की वजह से हो सकती हैं, तरह तरह की अलग वजूहत हैं, वो स्टडी करने में पता चलता है, तो रिजर्वायर रॉक बन जाता है। जो कि अगर कोई देखे, और उसूल के लिहाज से किले में शेल में आमतौर से रिजर्वायर रॉक नहीं होता है। इसी तरह से आतशी चट्टानें बेसाल्ट, उसमें भी पेट्रोल मिलने के चांसेस नहीं के बराबर हैं, क्योंकि वो कंपैक्ट होता है, हार्ड होता है। लेकिन अगर वही फ्रैक्चर्ड है तो लीजिए वही रिजर्वायर रॉक हो गया। कहने का ये सब बताने का मतलब ये है कि ट्रेस फॉसिल वो भी बिल वास्ता या बिला वास्ता हमारे पेट्रोल की खोज में शामिल हैं, हाथ बटा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ऊपर वाले ने जो चीज़ बनाई है वो आदमी के फ़ायदे के लिए बनाई है। इसीलिए कहा भी है कि तुम किन किन नेमतों को ठुकराओगे, और हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन साथ साथ कुछ हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जो अल्लाह ने नेमत दी है उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ताकत, एनर्जी की ज़रूरत हुई, पेट्रोल की खोज शुरू हुई, पेट्रोल मिला, उसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि अपनी ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित तलीय गैसें, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसें जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये इन्होंने किया रिएक्शन नाइट्रोजन से, ओजोन परत पर असर पड़ा, आणविक ऑक्सीजन या एटॉमिक ऑक्सीजन बनी। नतीजा ये हुआ कि इन गैसों के अखराज से, उत्सर्जन से ज़मीन के तापक्रम में वृद्धि शुरू हुई। अब इस इजाफे की वजह से ये हुआ कि गर्मी ज़मीन के अंदर की बाहर नहीं जा पाती, और ओजोन परत की टूटने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस तरह से इंसान और जानवर और साथ ही साथ पेड़ पौधे, यहाँ तक के बर्फ़ से ढके पहाड़ वो भी प्रभावित हुए। ग्लेशियर उनके पिघलने से एक तो तरह तरह की झीलें बन गईं, जहाँ ग्लेशियर थे वहाँ 40 झीलें बन गईं। अब नतीजा ये हुआ कि वो आखिरकार
दरिया के ज़रिए से होते हुए समुंदर में आएंगी, उनका रेट बढ़ गया, यानी समुद्र तल के बढ़ने का रेट जो है हाई हो गया। पहले जो 7.7 मिलीमीटर हुआ करता था, अब जनाब वो सेंटीमीटर में शुरू हो गया, 54 सेंटीमीटर। यहाँ तक इतना बड़ा कि कई जगह ज़ेर आब हो गए। और मालदीव जैसा, लक्षद्वीप जैसा जो जजीरा है वो खतरे में पड़ गया, बल्कि बहुत से जजीरे खत्म भी हो गए। साथ ही साथ उसका जो बारिश का पानी, बारिश के जो 100 घंटे बारिश होती थी, अब उसकी मुद्दत तो कम हो गई, लेकिन बारिश जो होगी ज़बरदस्त होगी, बाढ़ की शक्ल में, आफतें नागानी आपदा की शक्ल में हो गई, तूफान आएंगे। नतीजा ये है, जैसे कि पहले ही बताया है, कि झील, नैनीताल की झील जहाँ सयाह जाते थे घूमने के लिए, वो खतरे में, बाढ़ आ गई, इकनॉमिक नुकसान हुआ, क्योंकि वहाँ अब नहीं, सयाह उतने दिन नहीं जाएंगे। और यहाँ तक कि पानी, उसको ये जब कम कम पानी बरसता है, हल्के हल्के बरसता है, तो ज़मीन सोख लेती है उसे। अगर ज़्यादा पानी बरसता है तूफान की शक्ल में, तो वो सड़क पर से होता हुआ और बाकी दूसरे सरफेस से होता हुआ वाष्पीकरण होके, एवापरेट होके आसमान में वापस चला जाता है। नतीजा ये होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग जहाँ एक तरफ गर्मी पैदा कर रही है कि समुंदर का तल बढ़ा रही है, नतीजा ये है कि वो जो फ्रेश वाटर की नदियां हैं उसमें वो समुंदर का पानी मिल जाएगा और वो भी नमकीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप मान के चलिए कि ग्लोबल वार्मिंग की चौतरफा मार है। कोई जैसे हम आपसे कहें कि भाई देखिए डेंगू का प्रकोप है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? अरे भाई वो मच्छर है, जानवर है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर लेगी? बल्कि वो कहेंगे वो तो गर्मी से तो मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मलेरिया अनुसंधान केंद्र ने ये रिसर्च की कि जनाब जब ज़्यादा काटे गए पेड़ वेड़ और ग्लोबल वार्मिंग हुई और बारिश अनियंत्रित हो गई, यानी अनकंट्रोल्ड, अप्रत्याशित, यानी जब हुआ बारिश हो गई, जब हुआ, नतीजा ये हुआ कि नमी बढ़ गई। नमी बढ़ने से क्या हुआ कि ये माहौल मच्छरों के लिए साजगार होता है। तो साजगार यानी जैसे जुलाई और अक्टूबर में बारिश हो गई, कम बारिश हुई, साजगार माहौल हुआ, पनपे डेंगू मच्छर। इसी तरह से वो कोरोना आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं वो विषाणु से बना था। तो वो किस तरह से हुआ ये तो अभी बेशक नहीं मालूम हो सका कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है, चाहे किसी तरह की हो। डेंगू का तो रिसर्च हो गया तो पता भी चल गया कि ये माहौल जो कम, यानी बारिश और तूफानी बारिश, नमी रही, क्योंकि पानी तो बह गया तूफान के साथ, बाढ़ के साथ। तो अब नतीजा क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि जल का भी प्रबंध करना है। हमें चाहिए कि 100 अगर स्क्वायर वर्ग मीटर का अपनी छत है तो उस पर बारिश का पानी इकट्ठा करें। ये करें कि अपना जो आइडल रनिंग होती है पेट्रोल की, यानी गाड़ी तो खड़ी हुई है और रेड लाइट एरिया पर कार स्टार्ट है, क्या हो रहा है कि उत्सर्जन हो रहा है गैस का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे निकल रहा है अपने एसी से। तो वो हमें कोशिश करना चाहिए कि एसी वगैरह बस 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखें, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन गैस हाउसेस की मकदार या मात्रा 1 उतनी बस बढ़े कि बस 1.5 सेंटीग्रेड ही बस ज़मीन का तापमान बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े, वरना तमाम तरह तरह के तूफान के अंदेशे, तरह तरह के सूखा पड़ने की वजह से ये धूल
दूषित माहौल, आपने देखा होगा कि दिल्ली में ख़ास तौर से बिल्कुल धुआं धुआं सा छाया रहता है, वो धूल के कण हैं जो कि नमी में अटके रहते हैं। अब हमें यही चाहिए कि इसके प्रति सचेत रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना है, कम से कम पेड़ काटना है, क्योंकि देखिए टिश्यू पेपर बनाने में ही 27,000 टन निकल जाता है, यानी जंगल कट जाते हैं, 27,000 किलोमीटर जंगल कट जाते हैं। या पेट्रोल तो इस तरह से हम लोग बेदरेर और गैस इस्तेमाल करते ही हैं, साथ साथ प्लास्टिक, ये बहुत नुकसानदेह है। ये आप ये समझिए 40 साल में तो 100 गुना समुंदर में प्लास्टिक का कचरा बढ़ गया है। उससे क्या होता है कि सफोकेशन यानी दम घुटना समुंदर के जानवरों का शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि जो समुद्री रिसोर्सेज हैं, समुद्री खजाने हैं, वो कम हो रहे हैं, विकास की गति मध्यम पड़ रही है। हमें अगर विकास चाहना है तो कम से कम प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि कम से कम प्लास्टिक गलने में ही 500-600 साल लग जाते हैं, बल्कि कुछ स्टडी से पता चला कि 1000 साल के ऊपर ये प्लास्टिक गलने में लग जाते हैं। और आप तो आए दिन देखते रहते हैं कि जानवर प्लास्टिक खा के मर रहे हैं, जिनमें गाय की तादाद बहुत ज़्यादा है कि पेट का ऑपरेशन करके निकाला गया कि पता नहीं पूरा पेट ही उसके बजाय चारे के प्लास्टिक से भरा हुआ था। अब ये सब कहने का मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा सचेत रहना है और हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, तमाम हर किस्म की वो ध्यान रखते हुए पेट्रोल कम कटाई हो, कम बिजली खर्च हो और प्लास्टिक नहीं के बराबर खर्च हो, तो क्या कहना। और इस पर पेरिस में बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की मीटिंग हुई थी और सब ने तय भी पा लिया था। हाँ, ट्रंप जी को ज़रूर कुछ एतराज़ हुआ था, लेकिन खैर अब ट्रंप आए नहीं, बाइडेन जी हैं, उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। आशा यही है कि वो अपना असर रसूख कायम करके पूरी दुनिया पर ये सबसे यही कहेंगे भैया कम करो उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का। चाइना ने ऑलरेडी कोशिश करके उत्सर्जन कम करने की कोशिश की और 43% सोलर एनर्जी का यूज़ करना शुरू कर दिया। इसी तरह से हमें भी सब वो शिक्षा लेते हुए, बल्कि हमें भी सोचते हुए, हमें तो विश्व गुरु बनना है, इसलिए हमें खुद अपना पहला कदम उठाना है। और बेशक हम उठा भी रहे हैं, लेकिन और तेज़ काम करना है। यही हमारा आखिर में दरख्वास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।